हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास का रिवीजन, जिसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। और हम कर रहे हैं एसएससी फाउंडेशन नाइक बैच का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे और कम समय में ज़्यादा रिवीजन होता रहे। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इसकी भी चर्चा हम क्लास के एंड में करेंगे, तो अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अब हम देखेंगे। संकलन के आधार पर संविधान कितने प्रकार का होता है? संकलन के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान की विशेषता क्या होती है कि उसका अधिकांश भाग लिखा हुआ होता है, लेकिन उसका कुछ भाग जो अलिखित भी होता है, यानी कि अलिखित अंश इसमें कम होता है और लिखित अंश इसमें ज़्यादा होता है। और अलिखित संविधान में अलिखित अंश ज़्यादा होता है और लिखित भाग या अंश कम होता है। और लिखित संविधान में उदाहरण है भारत का संविधान, और इसकी लागू होने की एक निश्चित तिथि भी होती है। जैसे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू, और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और अलिखित संविधान में उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान, लेकिन उसका कुछ भाग लिखा हुआ है। जैसे वहाँ का मैग्ना कार्टा, जो 15 जून 1215 को राजा जॉन के द्वारा लिखवाया गया था। और अलिखित संविधान परंपराओं पर आधारित होता है, जबकि लिखित संविधान निर्मित होता है। और जो अलिखित संविधान होता है यह परंपराओं से विकसित होता है। लिखित संविधान में लागू होने की तारीख होती है, लेकिन अलिखित संविधान में लागू होने की कोई तारीख नहीं होती। तो ये देख रहे हैं हम लिखित और अलिखित संविधान की विशेषताएं। लिखित संविधान में एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक सरकार या संविधान होता है, जबकि अलिखित संविधान में हमेशा एकात्मक सरकार होती है। लिखित संविधान में न्यायपालिका विधायिका की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, जबकि अलिखित संविधान में विधायिका अधिक शक्तिशाली होती है न्यायपालिका की अपेक्षा। और भारत में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो वहाँ भारत में लिखित संविधान है और इंग्लैंड में विधायिका सर्वोच्च है, तो और वहाँ पर अलिखित संविधान है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। और राज्य व्यवस्था क्या होती है? जो संविधान को लागू करने का प्रयास करती है या संविधान को व्यवहार में लागू करती है, उसको कहते हैं राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है? तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक, संघात्मक या अर्धसंघात्मक तीन तरह की हो सकती है। अब हम देखेंगे कि एकात्मक सरकार या एकात्मक संविधान क्या है। एकात्मक सरकार या एकात्मक संविधान जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि सिर्फ एक ही सरकार शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे ब्रिटेन में होता है राजा, और फ्रांस का राष्ट्रपति होता है, और जापान में भी प्रधानमंत्री होता है। तो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में या एक सरकार के हाथ में होती है, तो यहाँ पर शक्तियों का इस्तेमाल केवल एक ही सरकार करती है, इसलिए यहाँ पर होता है शक्तियों का केंद्रीकरण। और भारत में द्वैध शासन है, यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो भारत में है शक्तियों का विभाजन अनुसूची 7 के तहत। और अनुसूची 7 के तहत 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें मूल संविधान में 97 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में है 100। राज्य सूची जिसमें मूल संविधान में 66 विषय शामिल थे, लेकिन वर्तमान में है 61। और संवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में शामिल थे, लेकिन वर्तमान में है 52। और ये राज्य सूची के विषय 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संवर्ती सूची में जोड़े गए थे, जिसमें शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव इत्यादि शामिल हैं। एकात्मक सरकार किन देशों में अधिकतर मिलती है? जहां पर कम क्षेत्रफल होता है और कम जनसंख्या वाले देशों में एकात्मक सरकार होती है।
और यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद भी बहुत ही कम होते हैं और निर्णय तेजी से होते हैं, इसलिए ये कम खर्चीली होती है और इसमें क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं होती। अगर संघात्मक सरकार होगी तो वहाँ पर जो संघीय जो राज्य सरकारें होंगी अपने स्थानीय मुद्दों को भी केंद्र तक पहुँचा सकती हैं, लेकिन एकात्मक सरकार में सभी शक्तियाँ केंद्र के पास ही होंगी और जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो एकात्मक सरकार का ये गुण भी एक दोष भी है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा कंप्लीट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान, जहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण या बंटवारा हो। जैसे भारत में है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी कि भारतीय संघ 36 इकाइयों में विभाजित है और वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और भारत में है द्वैध सरकार या ड्वेल गवर्नमेंट। और संघात्मक सरकार कहाँ पर मिलती है? जहाँ पर बड़ा क्षेत्रफल होता है और विशाल जनसंख्या वाले देशों में इसको अपनाया जाता है और केंद्र और राज्यों के बीच अधिक विवाद उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर निर्णयों में देरी होती है, इसलिए ये अधिक खर्चीली भी होती है। लेकिन इसका एक फ़ायदा है कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो लगभग क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी ही हो जाती है। भारत में कैसी व्यवस्था है? भारतीय संविधान एक अर्ध संघात्मक संविधान है, न तो यह पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही संघात्मक है। जैसे अगर हम आपातकाल में देखें, आपातकाल में सभी शक्तियां एक सरकार के पास पहुंच जाती हैं, यानी कि एकात्मक रूप धारण कर लेता है। लेकिन जब सामान्य काल होता है तो वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था रहती है। और भारत को अर्ध संघात्मक राज्य ही क्यों कहा गया, उसे अर्ध एकात्मक राज्य क्यों नहीं कहा गया? तो इस प्रश्न की चर्चा भी हम इसी क्लास में करेंगे। भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, ऐसा कथन किसने कहा था? तो ये कहा था केसी वहीयर के द्वारा। और भारत में 2 प्रकार की सरकार हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और केंद्र सरकार अगर आपातकाल हो, आपातकाल में एकात्मक सरकार बन जाती है और अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार हैं और भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिसमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची हैं। और राज्य सूची के लिए भी 61 विषय दिए गए हैं, यानी कि 61 विषयों पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ये बात राज्य सूची की ये बात भारत को एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक बनाती है और भारत में एकात्मक की अपेक्षा संघात्मक शक्तियों का झुकाव ज़्यादा है, इसलिए भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों का ही स्वरूप है, लेकिन संघात्मक की ओर झुकाव ज़्यादा है, इसलिए भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, अर्ध एकात्मक नहीं। तो ये बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और भारत के संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ये विद्वानों के कथन भी हमको ध्यान रखने हैं। केंद्रीयकरण के साथ संघ, यानी कि भारतीय संविधान केंद्रीयकरण के साथ एक संघ है, ऐसा किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। और भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और एक कथन और था, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, ये कहा था केसी वहीयर के द्वारा। अब हम देखेंगे 3 शब्द, संघ, परिसंघ, एक तो होता है कन्फेडरेशन और एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। तो अब हम इन तीनों को देखेंगे। परिसंघ या कन्फेडरेशन क्या होता है? कन्फेडरेशन या परिसंघ सबसे कमज़ोर होता है। जैसे अमेरिका का एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को और इसके लिए ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 4 जुलाई 1776 को और इसके लिए क्रांति हुई थी वहाँ पर 1775 से 1783 के बीच। और ब्रिटेन से आज़ाद होने में अमेरिका की सहायता फ्रांस ने की थी। और अमेरिका स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में एक परिसंघ बनाया गया। परिसंघ बनाया गया था 1777 में। परिसंघ का मतलब क्या होता है? वहाँ पर 13 कॉलोनी थी और 13 कॉलोनी ने आपस में मिलकर एक परिसंघ बनाया और इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि इसकी सदस्यता स्वैच्छिक होगी, यानी कि जो भी
13 कॉलोनी में से कोई भी इसमें शामिल होना चाहिए तो हो सकता है, और अगर इससे बाहर होना चाहिए वो बाहर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी बाहरी देश में अगर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे तो हम एक होकर करेंगे, और वैसे हम सभी अलग अलग होंगे। तो दिखने के लिए तो एक होंगे, लेकिन वैसे ये संघ के रूप में वैसे ये अलग अलग होंगे। तो ये होता है परिसंघ, और इसमें सदस्यता स्वैच्छिक होती है, यानी कि अगर चाहें तो वो बाहर भी हो सकते हैं। और इस परिसंघ ने अमेरिका में जो परिसंघ बना था 1777 में, और इसने अपना कार्य 8 वर्षों तक ही किया था, 1781 से 1789 तक। और 1789 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि 1789 में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और अमेरिका का संविधान मार्च 1789 में लागू भी हो गया था। नेक्स्ट वर्ड है संघ या फेडरेशन। संघ या फेडरेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जो सोवियत संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, और जार निकोलस से स्वतंत्रता मिल गई थी, और 15 देशों ने मिलकर 1922 से 24 के बीच यूएसएसआर का गठन किया था। और इसमें फेडरल से अलग होने के लिए एक संधि को तोड़ना होता है, और शर्तों के आधार पर अलग हुआ जा सकता है। इसमें एक संधि के तहत 15 देश शामिल हो गए, और अगर कोई देश इससे बाहर होना चाहे तो उसको संधि की शर्तों को तोड़ना होगा। संधि की शर्तों को तोड़ने के बाद ही वो इससे अलग हो सकता है। लेकिन यूएसएसआर का विघटन हो चुका है, ये हुआ था 25 दिसंबर 1991 को, और इसका विघटन जो राष्ट्रपति थे उसमें मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका अभी हाल ही में 2023 में ही निधन हुआ है, मिखाइल गोर्बाचेव का, इनके समय ही विघटन हुआ था। और परिसंघ सबसे कमज़ोर होता है, और उसकी सदस्यता स्वैच्छिक होती है, जबकि फेडरेशन या संघ की सदस्यता स्वैच्छिक नहीं होती, बल्कि कुछ शर्तों के आधार पर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और शर्तों या संधि को तोड़कर ही अलग हो सकते हैं। और संघ क्या है? संघ, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे हम फेडरेशन का, अमेरिका में 50 राज्य हैं, और ये संघ के तहत जुड़े हुए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसलिए इनको कहते हैं, और शर्तों के आधार पर जुड़े हुए हैं। शर्तों या संधि को तोड़कर ये अलग हो सकते हैं। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ कौन सी शक्तियाँ होती हैं? जिन शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं होता उनको कहते हैं अवशिष्ट या रेजिडरी पावर। और फेडरल सिस्टम में ये शक्तियाँ स्टेट को प्राप्त होती हैं, और स्टेट का अधिकार होता है, इसलिए स्टेट यहाँ पर संप्रभु होते हैं। संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। लेकिन भारत में ऐसी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं या संसद के पास हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में संसद के पास हैं, लेकिन अमेरिका में ये राज्यों के पास हैं। संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। और एक नोट लगाकर हमको बात ध्यान रखने की, भारत में राज्य संप्रभु नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार संप्रभु है। और अब हम देखेंगे संघ या यूनियन का मतलब क्या है। यूनियन या संघ क्या होता है? जैसे 1857 की क्रांति हुई, और 1857 की क्रांति से पहले 1773 से लेकर 1857 की क्रांति तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 की क्रांति के साथ ही खत्म हो गया, और क्राउन का रूल 1858 में शुरू हुआ, और ये 1947 तक रहा। और इसमें कुछ ऐसे राज्य थे 1858 के एक्ट में 2 प्रावधान किए गए, ऐसे राज्य जिन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया है, जैसे बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो जिन राज्यों पर ब्रिटेन का सीधा अधिकार हो गया तो उनके लिए कुछ अलग नियम बनाए गए, और जो देसी रियासतें थी उनके लिए कुछ अलग नियम बनाए गए थे। जो देसी रियासतें सीधे नियंत्रण में नहीं थी। और 1935 में एक अधिनियम भी आया जिसमें संघीय व्यवस्था अपनाई गई थी, और 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया गया, और 562 रियासतें भारत में थी जिन्होंने साइन कर रखे थे। तो जो भारत के संविधान निर्माता थे वो नहीं चाहते थे कि भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो, इसलिए उन्होंने संघ, जो 562 रियासतें थी उनको अलग नहीं होने दिया, बल्कि उनको एक ही संघ में बनाए रखा। और भारत में संघीय व्यवस्था
को अपना लिया गया। और भारत में जो राज्य हैं या जो भी संघ, भारत में जो इकाइयां हैं वो अपने आप अलग नहीं हो सकती। तो ये शब्द का अर्थ भारतीय जो संविधान निर्माताओं ने इसका अर्थ लिया कि इसमें राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के किसी अंग जैसे हाथ या पैर को हटा दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वैसे ही भारतीय संघ ये यूनियन है और उसका यदि कोई राज्य अलग हो जाता है तो उसको कोई महत्व नहीं रहेगा। और यूनाइटेड का मतलब होता है एक मशीन की तरह, और मशीन के अलग अलग जो पुर्जे हैं वो अलग अलग काम आ सकते हैं, तो इसलिए वो तो अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय संघ में से राज्य अलग नहीं हो सकते, वो पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकते। तो हमने 3 शब्दों को देखा, परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन, और एक देखा संघ यानी कि फेडरेशन, और एक देखा संघ यूनियन। परिसंघ सबसे कमज़ोर होता है और संघ उससे मजबूत होता है, और जो यूनियन होता है वो सबसे मजबूत होता है, और इसमें राज्य किसी समझौते या संधि के तहत नहीं जुड़े होते बल्कि अभिन्न अंग बनकर जुड़े हुए होते हैं। और भारत में जो जब 562 रियासतें थी उनमें से 3 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था। एक थी जम्मू कश्मीर रियासत, जहाँ के राजा थे हरि सिंह। जूनागढ़ रियासत, जहाँ का शासक मुस्लिम था लेकिन जनता हिंदू थी। और हैदराबाद रियासत, जिसके निजाम जब वहाँ पर हमला किया गया तो वहाँ के निजाम रानियों को छोड़कर भी भाग गए थे। और ऑपरेशन पोलो के द्वारा सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिला लिया गया था। परिसंघ, कन्फेडरेशन, संघ, फेडरेशन और संघ यूनियन अलग अलग होना इसमें आसान होता है, लेकिन संघ या फेडरेशन में अलग होना मुश्किल होता है। और जो संघ होता है यूनियन, इसमें अलग ही नहीं हो सकते, जो राज्य जुड़े हुए होते हैं वो अलग ही नहीं हो सकते। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। जो संविधान होता है किसी भी देश का, वो देश की सरकार का स्वरूप बताता है कि वहाँ पर कैसी सरकार है। और सरकार के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार और अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार। संसदात्मक सरकार कहाँ कैसी सरकार होती है, जहाँ पर राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख अलग अलग होते हैं। जैसे भारत में राज्य का प्रमुख या नामात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति, और शासन या वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री। तो भारत इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और अध्यक्षात्मक, जहाँ पर राज्य और शासन का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा है, वो देश का राज्य प्रमुख भी होता है और शासन प्रमुख भी होता है। तो अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण बन जाएगा। अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, जहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों सरकारों के गुण मिलते हैं, उसे कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। और भारत में कैसी प्रणाली है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से हमने ग्रहण की है। यहाँ पर वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री और नामात्र का प्रमुख है राष्ट्रपति। संविधान का वर्गीकरण, संविधान को कितने तरह से बांटा जा सकता है, तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण करते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है, निर्मित और विकसित। निर्मित का मतलब होता है किसी संविधान सभा के द्वारा, किसी व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया संविधान, और इसका उदाहरण है भारत का संविधान। एक होता है विकसित, विकसित का मतलब है परंपराओं से विकसित हुआ संविधान, और ये अलिखित संविधान भी होते हैं अधिकतर, और ब्रिटेन के संविधान का उदाहरण यहाँ पर सही होगा। शासन प्रणाली के आधार पर, शासन प्रणाली के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है राजतंत्र और एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, राजा अपने शासन को चलाने के लिए, राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम या कानून बनाता है, उनको कहते हैं राजतंत्र। और लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों की चुनी हुई सरकार, और लोगों के लिए ही चुनी हुई सरकार, और लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार, तो इसको कहते हैं लोकतंत्र, और ये भारत में पाई जाती है। संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार का होता है, एक होता है कठोर और एक होता है लचीला। कठोर संविधान, जहाँ पर संशोधन करना बहुत ही मुश्किल हो, और इसका उदाहरण है अमेरिका। और लचीला, जहाँ पर संशोधन करना बहुत ही आसान हो, और इसका उदाहरण है श्रीलंका। लेकिन भारत का संविधान कैसा है, कभी कठोर है और कभी लचीला। यह अंशतः लचीला और अंशतः कठोर संविधान है। इसमें कुछ ऐसे नियम भी हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून
में संशोधन करना, जिन पर संशोधन करना काफ़ी कठिन है, जहां पर 2/3 बहुमत से भी प्रस्ताव पास करना पड़ता है, और राज्यों की जो राज्य विधानसभाएं हैं उनमें से भी आधे से ज़्यादा की सहमति लेनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से भी पारित हो सकते हैं। तो भारत का संविधान कुछ जगह लचीला और कुछ जगह कठोर है, यानी कि दोनों का मिश्रण है। संघ के आधार पर संविधान का वर्गीकरण संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक जहाँ पर संघीय शासन हो या शक्तियों का विभाजन हो, और एकात्मक एक ही सरकार शक्तियों का प्रयोग करे। लेकिन भारत में यहाँ पर भी अर्ध संघात्मक व्यवस्था मिलती है। संकलन के आधार पर भी संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित संविधान। और लिखित का उदाहरण है भारत। और लिखित का मतलब ये नहीं कि सब कुछ लिखा हुआ हो, इसका अधिकांश भाग लिखित होता है, लेकिन कम भाग अलिखित भी होता है। और अलिखित संविधान में अधिकतर भाग अलिखित लेकिन कुछ भाग लिखित भी होता है। जैसे ब्रिटेन के संविधान में 1215 का मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है, जहाँ पर नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान के उदाहरण कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत। और अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है, जो 1789 में लागू हो गया था। अलिखित संविधान, इसके उदाहरण है ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और सऊदी अरब। और यहाँ का मैग्ना कार्टा आया था 15 जून 1215 को। तो इनके उदाहरण हमको ध्यान रखने। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैग्ना कार्टा जारी किया था 15 जून 1215 को, और इसमें प्रधानमंत्री थे जॉन और स्टीफन लैंगटन के द्वारा मैग्ना कार्टा को तैयार किया गया था। और मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र था। लिखित संविधान। लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत देश का। और सबसे छोटा, शब्दों के आधार पर सबसे छोटा लिखित संविधान, तो यह मोनाको देश का संविधान, जिसमें 3814 शब्द हैं। और अगर अनुच्छेदों के तहत देखें, अनुच्छेदों के आधार पर सबसे छोटा संविधान, तो ये है अमेरिका का संविधान, जहां पर मात्र 7 अनुच्छेद हैं। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और अमेरिका के में हैं 7 अनुच्छेद, और इसमें 7762 शब्द हैं। और ये सबसे पुराना लिखित संविधान है। लेकिन कुछ लोगों में विवाद है, और कुछ लोग सैन मेरिनो को सबसे पुराना लिखित संविधान मानते हैं, जो सन 1600 में लिखा गया था। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसको अमान्य घोषित कर दिया है, और अमेरिका के संविधान को ही सबसे पुराना लिखित संविधान मानते हैं। तो अमेरिका का संविधान सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे नया संविधान। सबसे नया संविधान है क्यूबा का संविधान। और क्यूबा का संविधान 2019 में लागू हुआ था। और नेपाल का संविधान ये 2015 में लागू हुआ था। लेकिन सबसे नया है क्यूबा का संविधान। एशिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो ये जापान का संविधान है, जिसे मीजी संविधान के नाम से भी जानते हैं। और जापान का संविधान लागू हुआ था 1889 में। और जापान की संसद को कहते हैं डाइट। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। भारतीय संविधान का जनक किसको माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति या मसौदा समिति या ड्राफ्ट कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, और इसमें 7 सदस्य थे। हिंदू कोड बिल ये कब आया था? ये 1955 में आया था। भारतीय संविधान को इंग्लिश में किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान को इंग्लिश में लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और हिंदी भाषा में लिखा था वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखने के लिए कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने अपने हर पेज पर, संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखा है प्रेम। और इन्होंने अपने गुरु का भी नाम लिखा है अंतिम पेज पर, और इनके गुरु का नाम था राम प्रसाद सक्सेना। तो राम प्रसाद सक्सेना का नाम संविधान के अंतिम पेज पर लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब हम देखेंगे जो जितना भी आज की क्लास में हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सहकारी संघवाद है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? संघवाद की विशेषता जहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली होती है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची
7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि ये भी संघवाद की विशेषता है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। जो केंद्र है यह संसद है, संसद में निहित होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमने 3 सूची के बारे में बताया है, उन 3 सूची में जो विषय नहीं हैं उन विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में रखा जाता है और ये संसद के पास होती हैं और संसद संप्रभु होती है। पारस्परिक सहमति किस में होती है? पारस्परिक सहमति फेडरेशन या संघ में होती है। संघीय सिद्धांत के साथ एकात्मक राज्य है, ऐसा किसने कहा है? तो ये केसी वहीयर के द्वारा कहा गया है। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ होता है द्वैध सरकार, यानी कि देश में सरकार के एक से अधिक सत्रों का अस्तित्व, यानी कि जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन। तो ये होता है संघवाद, यानी कि देश में अलग अलग सत्रों पर अलग अलग सरकारों का गठन होना। एकात्मक क्या होती है? जहाँ पर सिर्फ एक ही सरकार होती है और इसका ही डिसीजन अंतिम माना जाता है। भारतीय संविधान में सरकार का अर्ध संघीय रूप ग्रहण हमने कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? विवादों के निपटारे के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पर लिखित संविधान है और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संघ सूची और राज्य सूची। तो इन सूची से भी हम देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे और जितनी भी थ्योरी थी सभी का हमने रिवीजन कर लिया है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर इस क्लास की पीडीएफ को भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।